हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, बल और गति के नियम। हमारा ये क्लास है 9th क्लास के लिए और एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर 9। इससे जो पिछला वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 8 मोशन। उसमें हमने जो डिस्कस किया था वो किया था मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। हमने वहाँ पे डिस्कस किया था वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सब चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं। आप जाकर वो वीडियो जरूर देखिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसमें जो हमारा टॉपिक है फोर्स के बारे में। जान लेते हैं फोर्स क्या होता है। यानी कि इसको कहते हैं बल। फोर्स यानी कि बल। आप अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल देखते होंगे। अगर आप हैंड पंप यूज़ कर रहे हैं तो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें फोर्स का यूज़ कर रहे हैं। दूसरा, आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप बाइक चला रहे हैं, जब ब्रेक लगा रहे हैं या बाइक चल रही है तो क्या से फोर्स लग रहा है। साइकिल चला रहे हैं तो फोर्स लग रहा है। दैनिक जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसको आप जीवन में देखते रहते हैं। ठीक। तो देखिए, या तो फिर आप देखते होंगे कि बॉडी मूव कर रही है या फिर स्टेशनरी है, क्योंकि अगर पोजीशन चेंज करनी है हमें तो क्या है, हमारा फोर्स का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये इधर से फोर्स लगा रहा है, ये इधर से इसमें फोर्स लगा रहा है। ठीक। तो कोई जरूरी नहीं है कि बॉडी ये मूव कर जाए, क्या पता दोनों फोर्स इक्वल हो, लेकिन क्या है, फोर्स लगा है। ये स्प्रिंग है, आपने इस स्प्रिंग पर फोर्स लगाया है। क्या है इसका, इसका साइज है, उसमें क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। ये क्या है, फोर्स। ये व्यक्ति क्या है, इधर इसको खींच रहा है, ये इधर से धकेल रहा है। क्या यूज कर रहे हैं, ये क्या है, फोर्स लगा रहे हैं इस पर। ये आपके पास इंक्लाइंड प्लेन है, ये ऊपर की तरफ इसको फोर्स लगा रहा है, और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो क्या कर रहे हैं हम, इसको फोर्स लग रहा है। जो फ्रिक्शन फोर्स होता है हमारा, वो हमारा हमेरा हमेशा फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल दैनिक जीवन में देखते हैं फोर्स क्या है। तो समझ लेते हैं फोर्स की डेफिनेशन, जैसे यहाँ पर दी हुई है कि द पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद मास दैट कॉजेस टू चेंज इट्स वेलोसिटी। यानी कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था यानी कि विराम अवस्था या फिर एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की कोशिश करता है। देखो भाई, माना ये जो इन्होंने इसको खींच रहे हैं, माना ये यहाँ पर पहुंच गया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंच गया, क्या कर गया, इसमें मूवमेंट इन्होंने कर दिया। या फिर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं पहुंचा, इसी पोजीशन पर बना हुआ है, तो क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। यानी कि क्या है, फोर्स क्या एक तरीके का हमारा एक पुश या पुल है या हिट है, जो किसी ऑब्जेक्ट को उसकी पोजीशन में चेंज कर देता है या चेंज करने का प्रयास करता है, या किसी चीज को ये किसी ऑब्जेक्ट को जो है मूव करा देता है या किसी ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर देता है, तो रेस्ट में ले आएगा ऑब्जेक्ट को या फिर उसको मूव करा देगा। तो समझ सकते हैं कि फोर्स की प्रॉपर डेफिनेशन आपको यहाँ पर है, मैंने समझा दिया फोर्स क्या होता है। क्लियर हो गया होगा। तो जैसे हम दैनिक जीवन में बहुत सारे यूज करते हैं, जैसे हम बात करें मस्कुलर फोर्स की, आपने ब्रेक लगाए, तो आप ब्रेक लगा रहे हैं या फिर पुश कर रहे हैं किसी बॉडी को, या पुल कर रहे हैं या हिट कर रहे हैं, तो क्या होता है, उससे किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या स्टेट या उसका शेप या साइज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो फोर्स का एक कॉन्सेप्ट है हिट, पुश या पुल का। ठीक है, तो इसी पर हमारा बेस्ड फोर्स होता है। फोर्स हमारे दो तरीके के होते हैं, एक तो कॉन्टैक्ट फोर्स, जिससे हम कॉन्टैक्ट में रहते हैं। ठीक है, जैसे आप नल चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, या आप कुछ और घर में काम कर रहे हैं अपना, इसको हम कॉन्टैक्ट, इससे हमारा कॉन्टैक्ट होता है हमारा। जैसे फ्रिक्शन फोर्स, माना कोई हमारे पास ये एक सरफेस है, इस पर ये कोई बॉडी रखी हुई है, इधर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या है, यहाँ पर ये जो फोर्स लग रहा है ना, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, या हम इसको अपने हाथ से खींच रहे हैं, क्या है हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या हमने कॉन्टैक्ट किया हुआ है, कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, माना हमने इसको खींचा, क्या कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसको हम पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, क्या कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसको हम ऊपर लगे हुए, क्या कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक। टेंशन फोर्स, माना कोई ये फिक्स पॉइंट है, ये डोरी है, यहाँ पर हमने कोई वेट लटका दिया, इसका है ये 10 kg वेट है इसका, तो फोर्स क्या नीचे की तरफ कार्य कर रहा है इस पे। ठीक। और जो ऊपर जो टेंशन है इसके अपोजिट डायरेक्शन में कार्य कर रही है, क्या है, तनाव इसको कहते हैं। नॉर्मल फोर्स हो गया एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस फोर्स। हमारे पास वायुयान है, पक्षी उड़ते हैं तो क्या क्यों उड़ जाते हैं, क्योंकि उनके एयर में क्या है,
फोर्स कार्य करता है। अप्लाइड फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, जैसे आपने पीछे देखा था। अब बात कर लेते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। ये हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। इसमें हम एक्शन कुछ डिस्टेंस से करते हैं। जैसे इसको समझ लेते हैं कि आम से पेड़ टूट के या जो फल होता है वो नीचे क्यों गिरता है, क्योंकि उसमें कोई कॉन्टैक्ट तो है नहीं। पृथ्वी पर क्यों गिर रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स कार्य कर रहा है उस पर। कॉन्टैक्ट तो है नहीं उसका, क्योंकि पृथ्वी जो है प्रत्येक वस्तु को अपने सेंटर की तरफ क्या खींचती है, आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिकल फोर्स हो गया, और मैग्नेटिक फोर्स। जो चुंबक एक दूसरे को खींचती है या दूर प्रतिकर्षित करती है, आकर्षित करती है, तो चुंबकीय फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। अब बात कर लेते हैं बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स की। माना ये व्यक्ति इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन का, इधर भी लगा रहा है 5 न्यूटन। क्लियर हो गया। तो इक्वल फोर्स है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर ये इधर, क्या हमारा ये बैलेंस फोर्स। ठीक है, बैलेंस फोर्स है तो बॉडी मूव नहीं करेगी, rest नहीं करेगी। दूसरा, हेयर इक्वल फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन। नेट फोर्स क्या है यहाँ पर, जीरो है, बॉडी क्या है हमारी रेस्ट में। अनबैलेंस फोर्स में क्या है, अनइक्वल फोर्स एक्ट करेंगे बॉडी पर अपोजिट डायरेक्शन में। नेट फोर्स हमारा जो है जीरो नहीं होगा, और हमारी जो बॉडी है वो क्या करेगी, अनबैलेंस फोर्स से क्या है, मूव करना प्रारंभ कर देगी। ठीक, इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, समझ लेते हैं। माना ये आपके पास कोई सरफेस है, पर एक आपके पास बॉडी रखी हुई है, मैंने इधर फोर्स लगाया एफ। ठीक, माना ये जो है 5 मीटर, इतनी बॉडी मूव नहीं कर रही, लेकिन मैंने फोर्स को लगाया। फोर्स का डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी कि बॉडी में या तो मूव करा देगा या मूव कराने का प्रयास करेगा। तो ये मूव क्यों नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कार्य करा दोनों सरफेस के बीच। ठीक है, जो हमेशा फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करता है, इधर कार्य कर रहा है। बॉडी मूव क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है ना इस फोर्स का, क्या है, कम है। ठीक, क्योंकि ये हमारे जो फ्रिक्शन फोर्स बॉडी मूव क्यों नहीं कर रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स इस फोर्स के बराबर है या फिर इससे ज्यादा है। ठीक, इसलिए मूव नहीं कर रही है। और अगर ये मूव करना प्रारंभ कर देगी तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे हम, अनबैलेंस। अगर माना ये इधर लग रहा है फोर्स, ठीक इधर लग रहा है, दोनों तरफ से पीछे है, तो डायरेक्शन में 5 मीटर लग रहा है, क्या हो गया हमारे बैलेंस। अन हाँ, ये बार बार बैलेंस फोर्स। अनबैलेंस कब होगा, ये इधर मैं 15 मीटर ले लूँ, अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालूंगा, 15 5 10 मीटर। ठीक है, जीरो नहीं है ना, बैलेंस फोर्स हो गया। यहाँ पर रिजल्टेंट अगर मैं निकालूंगा ऊपर वाला, 5 - 5 = 2, क्या हो गया, मेरे पास जीरो हो गया रिजल्टेंट फोर्स। क्लियर हो गया। तो बैलेंस फोर्स बता दिया आपको, डेफिनेशन याद करने के लिए। इसमें जो फोर्स है हमारा वो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसमें अनइक्वल अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक, बॉडी मूव कर कब करती है, बॉडी बॉडी मूव कब करेगी, क्योंकि उस पर क्या है, अनइक्वल फोर्स लगता है, तभी तो बॉडी मूव करेगी। इक्वल फोर्स करेगा तो क्या, बॉडी रेस्ट में रहेगी। अब फोर्स के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं फोर्स के। फोर्स जो है किसी बॉडी को क्या है, मूव करा सकता है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, क्या है, उसको मूव करा सकता है। अगर कोई बॉडी स्टॉप है ना, अगर वो कोई मूव करा सकता है किसी रुकी हुई बॉडी को, किसी बॉडी को रोक सकता है अगर वो मूव कर रही है, उसकी स्पीड चेंज कर सकता है फोर्स। क्लियर हो गया। फोर्स जो है डायरेक्शन चेंज कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट की। फोर्स जो है उसका शेप और साइज बदल सकता है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, स्प्रिंग का इतनी लेंथ थी इसकी, लेकिन हमने सिर्फ फोर्स लगाया तो लेंथ इसकी बढ़ गई। ये हमारे पास माना ये कुछ ऑब्जेक्ट है, कोई आटा, माना आटा समझ लिया हमने। ठीक है, इसको हमने फोर्स लगाया तो क्या है, इसका साइज बढ़ गया। इसलिए मैंने फोर्स लगाया तो क्या है, नीचे दब गया है, है ना, कम हो गया है, डिक्रीज हो गया है। इसको मैंने दबाया तो ये साइज क्या है, इसका शेप चेंज हो गई, इसका साइज भी चेंज हो गया। ठीक है, शेप और साइज चेंज कर सकता है फोर्स। तो जैन दैनिक जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं फोर्स के, जिनको हम यूज़ करते हैं। तो हमारा वो फोर्स का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो फोर्स हमारा ये कर सकता है। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। गति का पहला नियम क्या है। न्यूटन फर्दर स्टडीड गैलीलियोज आइडियाज ऑन द फोर्स एंड मोशन। एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो। ठीक है, तो न्यूटन ने जो उनके फोर्स और मोशन के जो नियम थे उनको स्टडी किया, और उनको जो है, उन्होंने 3 फंडामेंटल लॉ जो है बनाए। और वो जो बनाए हुए जो नियम थे उनके, वो मोशन के, है ना, जो गवर्न किए किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को लेकर। ठीक है, तो
वो हमारे जो 3 नियम कहलाए गति के, वो क्या हैं? जैसे हम डिस्कस करेंगे, न्यूटन ने 3 गति के नियम दिए थे। जैसे अब डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। कोई ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में है, वो रेस्ट में रहेगा। अगर वो मूव कर रहा है तो मूव भी करता रहेगा, जब तक उस पर कोई हम एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसमें चेंज ना करें। तो है ना, क्योंकि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की यानी कि विराम अवस्था या गति अवस्था को परिवर्तित कर देता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। ठीक है, या तो जैसे मैंने आपने पीछे देखा, या तो बॉडी मूव कर जाएगी या फिर मूव कराने का वो प्रयास करेगा। तो डेफिनेशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में रहना चाहता है या रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म जो है स्ट्रेट लाइन में वो मूव कर रहा है, ठीक है, अनलेस कंपेल्ड टू चेंज द स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। आगे है, अगर अलग शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि ऑल ऑब्जेक्ट रजिस्ट ए चेंज इन दियर स्टेट ऑफ मोशन। भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो उसकी जो अवस्था है उसमें अगर हम चेंज करते हैं, उसका क्या करता है? वो अपोज करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में है ना, और अगर वो, तो वो क्यों रुक रही है? क्योंकि उसको फोर्स अप्लाई कर रहा है, हो रहा है। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक, तो मूव ही करती रहेगी। अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी। क्या होती है? टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट की। तो हम कह सकते हैं कि टेंडेंसी ऑफ द अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू स्टे रेस्ट टू कीप मूविंग विद सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। जड़त्व क्या है भाई? ये इनर्शिया क्या कहलाता है? इनर्शिया क्या है? एक टेंडेंसी है किसी ऑब्जेक्ट की कि अगर वो मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहेगा, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा। इसको हम कहते हैं जड़त्व। समझ में आ गया होगा जड़त्व क्या होता है? यानी कि हम कह सकते हैं इसको कि वस्तुओं की जो प्रारंभिक अवस्था है, अगर वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है, तो उसमें जो परिवर्तन ना होने की, है ना, खुद से परिवर्तन ना होने की जो उसमें टेंडेंसी है, वो हमारी इनर्शिया कहलाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? तो द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो न्यूटन का जो पहला नियम है उसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इनर्शिया क्या है? अभी देखो इनर्शिया समझ लेते हैं क्या है। भाई ये कार मूव कर रही है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, और इसके बाद माना कोई यहाँ पर एनिमल है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक, ये। तो ये भी इसके साथ क्या, कार के साथ मूव कर रहा है, और इसके पास क्या है? बॉल है, माना ये भी क्या है? मूव कर रही है। तो माना इसने यहाँ से ऊपर ये फेंकी है यहाँ से, और ये यहाँ पर इसी के ऊपर यहाँ पर आकर गिर जाती है। ये नीचे क्यों नहीं गिरी? क्योंकि इस कार के साथ ये जो आपके पास कुत्ता बिल्ली जो भी कुछ है, ये एनिमल, ये भी क्या है? मोशन में है। इसके साथ क्या है? ये बॉल भी मोशन में है। तो क्या है? ये अपनी जो स्थिति है, मोशन, वो बनाए रखेगी। ये भी तो इसके ऊपर गिर रही है। क्लियर? तो ये टेंडेंसी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की कि वो जिस स्टेट में है उसी में वो रहे। दूसरा, ये कार इधर मूव कर रही है, ये व्यक्ति इसमें बैठा हुआ था, ये भी इसके साथ साथ क्या था? गति में था, मोशन में था। लेकिन सामने से आपके पास एक बॉल, एक दीवार है, बाल, इससे टकराया। टकराने के बाद क्या, कार आपकी रेस्ट में आ गई है, और इसकी जो बॉडी थी, ये व्यक्ति जो था, ये क्या है? मोशन में रहा, तो क्या है? निकल गई, बाहर आ गया। तो ये हमारे पास ये इनर्शिया होता है। जैसे इनर्शिया डिस्कस किया गया, इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रजिस्ट ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। अब मास के बारे में बात कर लेते हैं। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया का मेजरमेंट क्या है? उसका मास ही कहलाता है। तो जैसे अगर हम बात करें कि कोई बॉडी जितनी हैवी होगी या जितनी बल्की होगी, उसके पास जो है मोर इनर्शिया, उतना ही ज़्यादा उसके पास इनर्शिया होगा, क्योंकि इनर्शिया इज द मेजर ऑफ इट्स मास, है ना। मास की मेजरमेंट क्या है? इनर्शिया है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि भारी वस्तुओं का जो इनर्शिया है ना, बल्कि है, वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू लो वेट। अब बात कर लेते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। द मोमेंटम ऑफ पी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। अगर हम मोमेंटम की बात करें, पी बराबर एम पी होता है, संवेग। किसी गतिमान वस्तु का जो द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को हम मोमेंटम कहते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो मोमेंटम में क्या होता है? हमारा डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, क्योंकि वेलोसिटी में क्या है ना, क्योंकि इट्स हैव द सेम एज, इसकी डायरेक्शन जो है वेलोसिटी की डायरेक्शन जैसी होती है। और एसआई यूनिट क्या है इसकी? 1 किलोग्राम है, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? ये कहता है कि वस्तु का जो संवेग में परिवर्तन की दर है,
उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि रेट चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? ए रेट चेंज ऑफ मोमेंटम p2 माइनस के p1 के प्रोपोर्शनल होता है। ये हमारा जो कहता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है। अब देख लेते हैं, डेफिनेशन मैंने बना दी। अब इसको देख लेते हैं मैथमेटिकल, इसका जो कैसे प्रूफ करना है इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसको हम समझ लेते हैं, एग्जाम में आ जाता है और न्यूमेरिकल इस पर ही आधारित आपको देखने को मिलेगा। कि हम मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है और वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी u से, और वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होता है तो उसकी वेलोसिटी v हो जाती है और t समय में। और जो उसको जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, तो वो है हमारा कांस्टेंट फोर्स f है, और जो समय है t समय के दौरान। इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इनिशियल p1 इक्वल टू m u, क्योंकि m मास इंटू वेलोसिटी होता है ना, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है। v2 हो जाएगा m इंटू v रेस्पेक्टिवली, और द चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? p2 माइनस के p1। तो ये जो f इज प्रोपोर्शनल टू ये हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनल टू ये हो जाएगा क्योंकि b मैंने कॉमन ले लिया है, या f इज प्रोपोर्शनल टू m। अब यहाँ पर देखो, b माइनस के u अपॉन जो हमारे पास t होता है इक्वल टू हमारा a होता है, क्योंकि b बराबर u प्लस के at। तो मैं इसकी वैल्यू रख सकता हूँ यहाँ पर, ये, ठीक है। तो अब समझो जरा, अगर मैं यहाँ पर बात करने लगूँ रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है f इज प्रोपोर्शनल टू m v माइनस के u अपॉन t। तो मैं लिख सकता हूँ f इज प्रोपोर्शनल टू m a। अगर मैं प्रोपोर्शनल हटाऊंगा, ये हमारा जो है कांस्टेंट है, ये a m यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है हमारा। तो आपको बात समझ में आ गई होगी यहाँ पर कि इसका मैथमेटिकल जो प्रूफ हमने यहाँ पर देख लिया होगा। अगर मैं इसमें, तो यहाँ पर k क्या है हमारा? k है हमारा यहाँ पर एक कांस्टेंट है जिसको हम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहते हैं। अगर हम बात करें फोर्स के यूनिट की, यूनिट क्या है? इसको हम कहते हैं किलोग्राम, वन कहते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम न्यूटन भी कहते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि वन यूनिट फोर्स, वन यूनिट अगर फोर्स की अगर मैं बात करूँ, तो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि अमाउंट दैट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन, अमाउंट दैट कैन प्रोड्यूस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg मास। वन यूनिट ऑफ फोर्स इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गया? क्योंकि यहाँ पर जो इसकी के क्या हो जाएगा? यहाँ पर वन हो जाएगा, हम कह सकते हैं एफ बराबर क्या हो जाएगा हमारा? एम ए हो जाएगा। एफ बराबर एम ए हमारा यहाँ पर हो गया। अब थोड़ा सा और नोट कर लेते हैं इसमें, देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए जरा, थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर हम बात करें कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो कैसे कह सकता है कि फर्स्ट लॉ अगर मोशन से अगर हम देखें कि एफ बराबर जो होता है हमारा एम ए होता है ना, गति का जो पहला नियम है क्या है? एफ इक्वल टू एम, और ए की वैल्यू वी माइनस के यू अपॉन टी। या मैं कह सकता हूँ एफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? एम वी माइनस के एम यू हो जाएगा। अगर एफ बराबर यहाँ पर जीरो हो जाए, तो और बी बराबर यहाँ पर यू हो जाए, एफ बराबर अगर जीरो हो जाए, यू बराबर यहाँ पर जीरो हो जाए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि टाइम टी जो है, टाइम अगर लिया जा रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो कंटिन्यू क्या है? मूव करता रहा होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। क्लियर हो गया? तो हमने ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पर पढ़ लिया है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? जिसको हम कहते हैं एक्शन रिएक्शन का, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि एवरीबॉडी, यह है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल
एंड अपोजिट डायरेक्शन रिएक्शन, क्योंकि जितना हम किसी पर अगर फोर्स लगाते हैं उतना ही वो हम पर फोर्स लगाता है। क्लियर हो गया? तो ये हमारा, इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम भी हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल हमारे उन्हीं पर बेस्ड होने वाले हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नहीं है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। और जो भी आपके पास फ्रेंड हैं उन सभी को वीडियो शेयर जरूर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।